Hello friend, welcome to Sci-Fi Education. Today we are going to discuss topic application of resonance effect. तो आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर कर लिए थे वो था इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन हम लोग देख चुके हैं और अभी जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। हाँ, इस एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट में एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट की जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया वो सबका यूज करते हुए करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ने एक टॉपिक डिस्कस किया था, वो ये था कि जब इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों साथ साथ लगे तो किसको हम लोग जो है प्रायोरिटी देंगे, कौन सा इफेक्ट मोर इफेक्टिव होगा। तो इस केस में जब हम लोग देखे थे कौन सा इफेक्ट मोर इफेक्टिव होगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट आर जनरली मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे आज की क्लास में। जो आज की क्लास है वो है एप्लीकेशन ऑफ, बोल लीजिए साथ मेरे, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस क्या होता है? तो रेजोनेंस इफेक्ट में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा था और इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो रहा था। इन्हीं दोनों इफेक्ट का आज हम लोग जो है क्या करेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे। तो एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन जो होगा वो होगा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और जो फर्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इसमें पहला क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, और इसी के साथ ले लीजिए बेंजाइल कार्बोकैटायन यानी CH2 प्लस। ये फर्स्ट और ये सेकेंड, इसको क्या नाम देंगे? एलाइल कार्बोकैटायन। और ये क्या है? बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो आप लोग को ये बताना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में बेंजाइल कार्बोकैटायन जो ये है और एलाइल कार्बोकैटायन, इन बेंजाइल और एलाइल कार्बोकैटायन में मोस्ट स्टेबल कौन है? जिस भी स्टूडेंट का हो गया हो वो क्या करें, वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे। एलाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल या बेंजाइल कार्बोकैटायन? बेंजाइल कार्बोकैटायन और एलाइल कार्बोकैटायन। तो कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट में। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि इफ चार्ज इंक्रीज, अगर चार्ज इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी कम होती है। जो फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था कि चार्ज क्यों इंक्रीज होता है और स्टेबिलिटी क्यों कम होती है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो जो भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं पहले जाकर उस लेक्चर को देखे, इंडक्टिव इफेक्ट को समझे, रेजोनेंस इफेक्ट को समझे, तब इस टॉपिक को कवर करें, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो हम लोग देखेंगे चार्ज। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस इफेक्ट होने की वजह से ट्रांसफर होगा। कैसे? क्यों? क्योंकि जब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो और पॉजिटिव चार्ज हो तो ये शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इस केस में भी अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ये रिंग है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ का भी चार्ज क्या होगा? डीलोकलाइज होगा। तो यहाँ पे भी डीलोकलाइज हो जाए रेजोनेंस के ऊपर से, यहाँ पे भी डीलोकलाइज हो रहा है रेजोनेंस की वजह से। तो जो एलाइल कार्बोकैटायन है, इस एलाइल कार्बोकैटायन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड। इस केस में देखेंगे तो यहाँ पे जो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखा जाएगा चार्ज का डीलोकलाइजेशन मैक्सिमम किसमें हो रहा है? चार्ज का जो डीलोकलाइजेशन है वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि एलाइल कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकैटायन।
तो हम लोग जो है मोर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एलाइल कार्बोकैटायन और यह है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इनमें आपको बताना है कि कौन सा जो है मोस्ट स्टेबल है, ए और बी। ए और बी में मोस्ट स्टेबल कौन सा है आपको ये बताना है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। और आप लोग को बताया गया था कि रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव दैन इंडक्टिव इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट अधिक इफेक्टिव है इंडक्टिव इफेक्ट से। इस वजह से जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा या ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन सा जाएगा, बी। एक और क्वेश्चन करिए। इस ए बी और सी में मोस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, जल्दी करिए। मोस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ए। बिकॉज इसमें जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें कितने बनेंगे, 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें कितने बनेंगे, 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो मोर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मीन्स मोर डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, मोर डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स मोर स्टेबिलिटी। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी देखने का एक ही रूल है, वो रूल क्या है, चार्ज को कम होना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ ये क्वेश्चन क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते रहते हैं और इसके बाद नीट या फिर आईआईटी के लिए तो फेमस क्वेश्चन है। जिससे आपसे क्वेश्चन ये है कि एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। तो हम लोग देखेंगे एसिटिक एसिड तो CH3 C डबल बॉन्ड OH और इथेनॉल CH3 CH2 OH। हम इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए बताया गया था कि सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद कॉन्जुगेट बेस की क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे। मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस मींस मोर स्टेबल एसिड। तो इसका बनाएंगे कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए पोलर हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा CH3 COOO माइनस। इसमें यहाँ का बॉन्ड पोलर है तो यहाँ पे रिमूव करेंगे CH3 CH2O माइनस। अब इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि एसिटिक एसिड या इथेनॉल की एसिडिटी को। तो यहाँ पे माइनस चार्ज है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर माइनस चार्ज का डबल बॉन्ड की तरफ रेजोनेंस होगा और बनेगा CH3CO माइनस डबल बॉन्ड O। यानी कि यहाँ पे 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और इस केस में माइनस चार्ज है लेकिन अल्टरनेट पोजीशन कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो नो रिजोनेंस। इस केस में कोई भी रिजोनेंस नहीं होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे चार्ज लोकलाइज है कि डीलोकलाइज है, लोकलाइज्ड है। और यहाँ पे चार्ज डीलोकलाइज है ड्यू टू रिजोनेंस, रिजोनेंस की वजह से। यानी कि चार्ज डीलोकलाइज है, इसका मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी अधिक हो गया और यहाँ पे स्टेबिलिटी अगर अधिक है तो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप लेक्चर देखिए, पिछला लेक्चर एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है वो बताया गया है प्रीवियस क्लास में। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए कॉन्जुगेट बेस बनाना पड़ता है। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हो, स्टेबिलिटी देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है
चार्ज लोकलाइज है कि डीलोकलाइज है। रेजोनेंस इफेक्ट का हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एप्लीकेशन देख रहे हैं, साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट का भी यूज कर रहे हैं। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि फिनॉल और इथाइल अल्कोहल में मोर एसिडिक कौन है। ध्यान सुनेगा, फिनॉल और इथाइल अल्कोहल में मोर एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट आएंगे। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि पहले जो है कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। ये क्या है, फिनॉल है, इथाइल अल्कोहल मतलब CH3 CH2 OH, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, दोनों यहाँ का बॉन्ड पोलर है, यहाँ का बॉन्ड पोलर है। इन दोनों के बीच में एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, और एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। और कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए H+ आयन को रिमूव किया जाता है। तो यहां से रिमूव करेंगे किसको, H+ आयन को। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा O-, और यहाँ पर बनेगा CH3 CH2O-। यहाँ का चार्ज दोनों में लोकलाइज और डीलोकलाइज देखना पड़ेगा। तो डीलोकलाइज किसमें हो रहा है, इस वाले चार्ज में डीलोकलाइज हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाया जा रहा है डबल बॉन्ड। तो यहाँ का माइनस चार्ज डीलोकलाइज और यहाँ पे माइनस चार्ज लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड में कौन स्टेबल, तो डीलोकलाइज, बिकॉज चार्ज का ट्रांसफर आ रहा है, लेस चार्ज है, लेस चार्ज मीन्स मोर स्टेबिलिटी। तो फिनॉल इथाइल अल्कोहल में मोर एसिडिक कौन हो जाएगा, फिनॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एसिटिक एसिड और फिनॉल, एसिटिक एसिड और फिनॉल में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक है। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, इनका कॉन्जुगेट बेस। तो एसिटिक एसिड होता है CH3 COOH और फिनॉल OH ग्रुप। तो इस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए हमको बनाना पड़ेगा कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए क्या करते हैं, पोलराइड हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। अब ये कॉन्जुगेट बेस, अब इनकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी इनका एसिडिक स्ट्रेंथ। और इनकी जो स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, और इस माइनस चार्ज का यहाँ पे क्या होगा, डीलोकलाइजेशन। तो बनेगा CH3 CO- डबल बॉन्ड O। 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं, 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, रूल्स फॉर ड्राइंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप लोग इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस केस में 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इस केस में 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, लेकिन स्टेबिलिटी देखा जाएगा तो एसिटेट आयन की स्टेबिलिटी अधिक होगी फिनॉक्साइड आयन से। इस आयन को नाम दिया जाता है एसिटेट आयन, और एसिटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों यहाँ पर तो 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ पर 2 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो सर 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज का मोर डीलोकलाइजेशन होगा, स्टेबल इसको होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि फिनॉक्साइड आयन में ये माइनस चार्ज जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद कार्बन पे आ रहा है, कार्बन पे आ रहा है। इस वजह से यहाँ पे जो 5 ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये इक्विवेलेंट है कि नॉन इक्विवेलेंट है, नॉन इक्विवेलेंट है। और यहाँ पे जो माइनस चार्ज है वहां ऑक्सीजन पे से ही ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ का 2 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, वो भी इक्विवेलेंट है। कैसा है, इक्विवेलेंट। तो साइफाई कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर अधिक भी हो, उसके कंपैरिजन में इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम भी हो, तो जो कम इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उस वाले केस में स्टेबिलिटी अधिक होगी। तो साइफाई कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए कि नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबल देन इक्विवेलेंट
रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस केस में एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक दैन फिनॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इसको एकदम समझ जाइएगा अच्छे से। इसका एप्लीकेशन भी नेक्स्ट एग्जाम में कहीं भी हो तो देखने के लिए। इसके बाद हम जो लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो है, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो है बेसिक स्ट्रेंथ। एक बात ध्यान दीजिएगा कि एसिड बेस क्या होता है। तो एसिड क्या होता है, तो एसिड और बेस अगर हम लोग देखेंगे यहाँ डोनेट, यहाँ पे देखेंगे एसिड, तो एसिड क्या को डोनेट करता है, H+ आयन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। बेस क्या करेगा, OH- आयन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। ठीक, तो बेस डोनेट OH- आयन या डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, एसिड डोनेट H+ आयन यानी प्रोटॉन या एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड करते समय हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा ये कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स है तो इस मॉलिक्यूल पे जितना अधिक से अधिक लोन पेयर होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, लोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, इट मीन्स दे हैव मोर कैपेबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर, और मोर डोनेट लोन पेयर मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर, इट मीन्स दे हैव मोर बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते समय पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो है कि एरोमेटिक अमीन यानी कि एनिलीन और एलिफैटिक अमीन दोनों में कौन सा स्टेबल है। एलिफैटिक अमीन का मतलब RNH2 और एरोमेटिक अमीन का मतलब एनिलीन NH2। दोनों पे लोन पेयर है, दोनों प्लेन पेयर है, ये स्ट्रक्चर ए है और ये स्ट्रक्चर बी है। आपको बताना है कि एलिफैटिक अमीन, इसको क्या नाम देंगे, एलिफैटिक अमीन, और ये है एरोमेटिक अमीन। तो एलिफैटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन में कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग देखेंगे। रूल ये बोलता है कि चार्ज लोकलाइज होना चाहिए लोन पेयर, तभी ये अवेलेबिलिटी ऑफ डोनेट कैपेसिटी रखेगा। ये लोन पेयर है, यहाँ पे R ग्रुप है, R ग्रुप को CH3 ग्रुप भी बोला जाता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अल्काइल ग्रुप कोई भी CH3। तो इस लोन पेयर के बगल में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे लोकलाइज्ड लोन पेयर है। कैसा लोन पेयर है, लोकलाइज्ड। और यहाँ पर जो लोन पेयर है वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने की वजह से डीलोकलाइज है, और डीलोकलाइज है इसका मतलब यह है कि ये लोन पेयर की लोकलाइजेशन कम होने की वजह से कैपेबिलिटी ऑफ डोनेशन कम होगा। इसका मतलब कि ये पुअर बेसिक स्ट्रेंथ होगा और ये स्ट्रॉन्गर बेसिक स्ट्रेंथ होगी। इसका मतलब कि एलिफैटिक अमीन आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन। ओके, इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एनिलीन एंड पायरोल, एनिलीन और पायरोल में ज्यादा बेसिक कौन सा है। तो एनिलीन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एनिलीन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे NH2 ग्रुप होगा और यहाँ पर लोन पेयर, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। पायरोल का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, पायरोल इज ए 5 रिंग स्ट्रक्चर और यहाँ पर लोन पेयर। ये एनिलीन और पायरोल में इसमें जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है वो 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, और एनिलीन पायरोल के केस में 6 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। मोर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है यानी कि मोर डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, तो लेस अवेलेबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस केस में पायरोल और एनिलीन में मोर बेसिक कौन हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन, जो आप लोग सब कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सीरीज चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज है वो ऐसे बच्चों के लिए है जिन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ लगता है, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन या फिर बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप, क्लास बाय क्लास हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेन कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक बार ये जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग जो है एप्लीकेशन के थ्रू जो है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से
समझेंगे। तब तक आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब कर चुके हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक बच्चों के पास जाए और खुद को हम लोग को भी मोटिवेशन मिले, जिसके थ्रू और भी वीडियो जो है लगातार बनाते रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।